नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं मीनू शर्मा, आपको बताऊंगी बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर इस बुलेटिन में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। घर खरीदने वालों को जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए 4,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में CLSS के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मध्यम आय वर्ग को 1,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार की योजना महंगे इंटरनेट से छुटकारा दिलाने और सब तक मुफ्त में इंटरनेट सेवा पहुंचाने की है। इसके लिए वित्त मंत्री ने उस बिल पर विचार करने की सहमति जताई है जिसमें कहा गया है कि हर नागरिक को मुफ्त इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा इसमें देश के पिछड़े और दूरदराज इलाके में भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य सभी के लिए मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराकर सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के दायरे का विस्तार करना है। जीएसटी संरचना को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सरकार जीएसटी में टैक्स स्लैब की संख्या को 4 से घटाकर 3 करने की योजना बना रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने खुद इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मौजूदा मल्टीपल टैक्स स्लैब सिस्टम से पैदा होने वाले विवादों को कम करना है। जुलाई 2017 में शुरू होने के बाद से जीएसटी अनुपालन में सुधार हुआ है, लेकिन राजस्व वृद्धि अब स्थिर हो गई है। इसलिए सरकार टैक्स स्लैब में संशोधन कर इसे और ज्यादा सरल बनाकर राजस्व बनाना चाहती है। अग्रवाल ने कहा कि 5, 12, 18 और 28% दरों की जगह केवल 3 दरें आने से राजस्व संग्रह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार आने वाले महीनों में पूरा किया जाएगा। रेंट पेमेंट म्यूचुअल फंड खरीद पर अब आपको कम टीडीएस देना होगा। सरकार ने बजट में टीडीएस दरों में बदलाव किया है। किराए के भुगतान पर अब 2% टीडीएस कटेगा। अब तक टीडीएस की दर 5% थी। इस तरह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाले भुगतान पर भी टीडीएस 5% के बजाय 2% देना होगा। इससे पॉलिसी धारकों के हाथ में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। व्यक्तियों और हिंदू अभिजातित परिवार की तरफ से किए जाने वाले राशि भुगतान पर टीडीएस की दर को 5% से घटाकर 2% किया गया है। शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टीडीएस की दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। बजट के एक दिन बाद HDFC बैंक ने अपनी 2 फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने 35 महीने और 55 महीने वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ाई है। 35 महीने वाली एफडी पर अब निवेशकों को 7.35% ब्याज मिलेगा, वहीं 55 महीने वाली एफडी पर निवेशकों को 7.40% की दर से ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को इन दोनों एफडी पर आधा % ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। HDFC बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी जमा और ऋण के बीच अंतर बढ़ने के बाद लिया है। अप्रैल-जून तिमाही में बैंक के पास कुल जमा 23.8 लाख करोड़ रुपए है, जबकि ऋण का आंकड़ा 24.9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सरकार सौर पैनल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसे गैर संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश पर प्रतिबंधों में ढील दे सकती है। इन क्षेत्रों में भारत के पास विशेषज्ञता की कमी है, जिसकी वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में बाधा आ रही है। साल 2020 में सीमा पर तनाव के बाद भारत ने चीनी कंपनियों के निवेश पर जांच को कठोर बना दिया है, लेकिन अब सरकार उन क्षेत्रों को सरकारी जांच से मुक्त करने की योजना बना रही है जिन्हें वो चीनी निवेश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कम संवेदनशील मानती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में चीनी निवेश पर प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सड़क मंत्रालय ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। शुरुआत में इसे चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर परीक्षण के तौर पर लागू किया जाएगा। शुरुआत में इसे फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि GNSS आधारित यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम को कर्नाटक में NH 275 के बेंगलुरु मैसूर सेक्शन और हरियाणा में NH 709 के पानीपत हिसार सेक्शन में लागू किया जाएगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने मई 2024 तक अपनी ESI योजना के तहत 23.05 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा है। इस दौरान 20,110 नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना से सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया। एक साल पहले मई 2023 में 20.26 लाख की तुलना में शुद्ध पंजीकरण में 14% की वृद्धि हुई है। मई महीने में जोड़े गए कुल 23.05 लाख कर्मचारियों में से 11.15 लाख कर्मचारी 25 साल तक की आयु के हैं। महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 4.47 लाख रहा। ESI योजना में कुल 60 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों का भी पंजीकरण किया गया। IDBI बैंक के शेयर में आज करीब 13% का उछाल आया। BSE पर IDBI बैंक के शेयर का भाव 97.50 रुपए पर बंद हुआ। बैंक के शेयर में ये तेजी एक अहम जानकारी सामने आने के बाद आई। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए RBI की जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस खबर के बाद बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली। IDBI बैंक में अभी सरकार की 45.48% और LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। सरकार और LIC दोनों मिलकर IDBI बैंक में 60.7% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली ओला इलेक्ट्रिक का IPO इसी साल अगस्त में आ सकता है। ये किसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी की पहली लिस्टिंग होगी। कंपनी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के जरिए तकरीबन $74 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी IPO के लिए 4 से $4.5 अरब के वैल्यूएशन का टारगेट लेकर चल रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने IPO के लिए सेबी के पास 22 दिसंबर 2023 को डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। ओला इलेक्ट्रिक ने IPO के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल और गोल्डमैन सैक्स को अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।